नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बता दें। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। 8, 9 और 11 को जनसभाएं करेंगे। गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में होगी सीएम की रैली। 9 नवंबर को सीसामऊ, करहल और खैर में जनसभा का आयोजन होगा। 11 तारीख को कटहरी, फूलपुर और मंझवा में ताबड़तोड़ प्रचार करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री योगी आज से ताबड़तोड़ प्रचार करते नजर आने वाले हैं। 9 सीटों पर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है। ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार जारी है और इस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगले कुछ दिनों के कार्यक्रम सामने आए हैं। उसमें आपको बता दें कि 8 नवंबर यानी आज से मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां शुरू होंगी। 8, 9 और बीच में 10 तारीख के बाद 11 नवंबर को सीएम योगी की फिर जनसभाएं लगाई गई हैं। आज सीएम गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में ताबड़तोड़ रैली करते नजर आएंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे। बात करें कल 9 नवंबर की तो सीएम सीसामऊ, करहल और खैर में करेंगे जनसभा और फिर 11 नवंबर को कटहरी, फूलपुर और मंझवा में कार्यक्रम होगा। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अमन त्यागी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अमन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से ताबड़तोड़ प्रचार करते नजर आने वाले हैं उपचुनाव के मद्देनजर। गाजियाबाद में भी आज उनका कार्यक्रम है। क्या कुछ कार्यक्रम तैयारियों के मद्देनजर सीएम की रैली को लेकर? तो विधानसभा सीटों पर होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे और यहाँ पर 15 प्रमुख हैं जिन पर मतदाताओं पर जो मतदाता है उन पर जो है विचार करने की जो वो कोशिश करेंगे और यहाँ पर जो है अन्य बैठक भी करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री लगातार पहले ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। यहाँ से पहले जो है लखनऊ से वो मुजफ्फरनगर जाएंगे, मुजफ्फरनगर से मुरादाबाद और मुरादाबाद के बाद करीब 3 बजे गाजियाबाद आएंगे और यहाँ पर जो है 15 प्रमुखों से बैठक करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। ठीक है अमन, चूंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, उपचुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं और जो ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला है वो एक तरह से और अब गति पकड़ेगा। इसका कितना असर नजर आ रहा है जमीन पर? बिल्कुल रिटर्न देखिए, आपको बता दूं कि जैसे ही उपचुनाव की घोषणा हुई थी, पहले 13 नवंबर को ये चुनाव होना था, लेकिन किसी कारण ये गंगा स्नान को लेकर जो है इसको 30 नवंबर कर दिया है। लेकिन जैसे ही इनको अधिक समय मिला है तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ज्यादा समय मिला है और प्रचार करने और योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड भी है यूपी के अंदर और बाहर क्षेत्रों में भी, तो कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री केवल एक ही संदेश देना चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से हो काम होना चाहिए। बीजेपी सरकार में लोग जो है उनको पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है अमन, एक और सवाल आपसे। गाजियाबाद सीट की अगर बात करें खास तौर पर तो गाजियाबाद बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रही है। गाजियाबाद सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है, दबदबा रहा है। इस बार किस तरह का माहौल है? क्या इस बार भी बीजेपी का अपर हैंड जिस तरह से नजर आ रहा है? बिल्कुल देखिए, यदि बीजेपी की सदर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है और लगातार यहाँ पर दावेदारी भी ढोकी है। पहले जनरल वीके सिंह, उसके बाद अतुल गर्ग, 2022 में अतुल गर्ग यहाँ पर भारी मतों से जीते थे। उसके बाद उन्होंने जो है लोकसभा का चुनाव जो यहाँ पर चुनाव में उतरे थे, उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी वो भारी मतों से जीते हैं। इस बार बात की जाए संजीव शर्मा की, तो वो भी यहाँ पर जो है काफी लोगों में उनको देखकर काफी उत्साह है और उसको लगता है कि यहाँ से जो है बीजेपी को हासिल होगी। अमन, बीजेपी की ये बात रही। दूसरी तरफ ऑपोजिशन में समाजवादी पार्टी है, इंडिया ब्लॉक के तहत लड़ रही है। हालांकि सभी सीटों पर सपा के उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी किस तरह की, कितनी टक्कर यहां दे पा रही है बीजेपी को? बिल्कुल देखिए, यदि टक्कर की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, यदि 3 दिन पूर्व भी अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक भी की थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने एक नया दाव खेला है कि सामान्य सीट पर एक एससी को यहाँ पर जो है उम्मीदवार पारा है।
यहाँ पर जो है मुस्लिम लोग और जो ऐसी लोग हैं उनके जो वोटर ज्यादा है, और 4,68,000 यहाँ पर मतदाता है जी। अमन, एक और सवाल आपसे, चूंकि अब जो प्रचार का माहौल है जिसका जिक्र आपने भी किया कि अब तेज गति से आगे बढ़ेगा, सपा की बात करें, बीजेपी की बात करें, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से रणनीति बनाकर प्रचार भी कर रही हैं। जिस तरह से चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, टेम्परेचर भी सियासी तौर पर बढ़ रहा है। कौन से वो प्रमुख नारे हैं जो इन उपचुनावों में सुनाई दे रहे हैं? महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, तमाम जगहों पर अलग अलग नारे सुनाई दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया नारा बटेंगे तो कटेंगे सुनाई दे रहा है हर जगह पर। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में गाजियाबाद सीट की बात करें, यूपी उपचुनाव की बात करें, सभी सीटों पर कौन कौन से ऐसे नारे हैं या कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर दोनों ही प्रमुख पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ का एक सभा में ये नारा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा खूब चर्चित है, और इस पर लेकर विपक्षी पार्टी लगातार निशाना भी साध रही है। और लगातार यूपी में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नारा बटेंगे और कटेंगे को लेकर के नारा जो है लेकर यूपी में उपचुनाव में उतरे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें हिंदू संगठन और अन्य संगठन भी इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लोकप्रियता जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ रही है, और इसीलिए जो उपचुनाव में वो पहले आज यहाँ पर जो है बैठक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर रोड शो करेंगे, तो अन्य कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल अमन, माहौल जिस तरह से बनाया जा रहा है और इसका असर भी काफी ज्यादा दिखाई पड़ता है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से खुद कमान संभालेंगे, प्रचार की ताबड़तोड़ रैलियां करते नजर आएंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नोटबंदी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और लिखा है, सरकार पर निशाना साधते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नोटबंदी के नाम पर एक पूरे का पूरा अध्याय सिर्फ काले रंग से ही छापा जाएगा। आज नोटबंदी की 8वीं सालगिरह के ठीक एक दिन पहले ही कल रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर स्थिति में आ गया। जनता पूछ रही है, क्या यह नोटबंदी की नाकामयाबी की वजह से हुआ है या भाजपा की नकारात्मक नीतियों की वजह से? अब क्या भाजपाई फिर यह कहेंगे कि देश के इतिहास में रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचकर रिकॉर्ड तोड़ नहीं गिरा, बल्कि डॉलर ऊपर उठा? बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को अनर्थ व्यवस्था बना दिया है। रुपया कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा नोटबंदी के मुद्दे पर। उधर आपको बता दें कि इरफान सोलंकी के मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी अपडेट, 7 साल की सजा के खिलाफ इरफान सोलंकी ने यह अपील दायर की हुई है और इस मामले को लेकर बीते दिनों भी सुनवाई होती नजर आई थी। 2 दिनों से लगातार मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। सजा के खिलाफ उन्होंने यह अपील दायर की हुई है। आगजनी के मामले में उन्हें सजा मिली, उसके बाद उनकी विदायगी गई, उसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है। इस बीच इरफान सोलंकी हाई कोर्ट में उन्होंने जो अपील दायर की हुई है अपने मामले में सजा के खिलाफ, उसे लेकर आज सुनवाई होगी। देखना होगा कि कोर्ट में आज क्या कुछ होता है और कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है इरफान सोलंकी के मामले में। इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है आगजनी के मामले में और इस पूरे केस को लेकर 2 दिनों से सुनवाई भी जारी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से, 2 दिनों से लगातार मामले में चल रही है सुनवाई और इरफान सोलंकी ने, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, उन्होंने अपील दायर की है अपनी सजा के खिलाफ, सजा को रद्द करने के लिए। तो वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। वजूखाने के सर्वे की मांग को लेकर याचिका दायर हुई है और इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे मामले को लेकर सुनवाई होगी। याचिका में एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया है। गौरतलब है कि वजू खाने का सर्वे नहीं हुआ है, बाकी पूरे परिसर का सर्वे हो चुका है। अब मांग की गई है कि वजू खाने का भी सर्वे किया जाए। इस मामले को लेकर आज दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सैयद मोहम्मद आमिर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने की एएसआई सर्वे की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। क्या कुछ माना जा रहा है आज की सुनवाई को लेकर? देखिए रितेश, जिस तरह से ज्ञानवापी वजू खाने के जो सर्वे था उसे ड्यूली प्रोटेक्टेड बताया गया था, जिसके बाद कोर्ट को सारी चीजें हिंदू पक्ष की ओर से रखी गई थी। पिछली रिवीजन जो सिविल रिवीजन दाखिल किया गया था सर्वे को लेकर, और जिसके बाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष के वकील से पूछा था जिस आप एरिया की सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं उसका एरिया कितना है, तो उसका मेजरमेंट वकीलों के पास नहीं होने के कारण हिंदू पक्ष के आज उसे पेश किया जाएगा मेजरमेंट के कितना वो एरिया है जिसकी वो सर्वे की मांग कर रहे हैं। जिसके बाद ही ये आगे स्पष्ट होगा कि कोर्ट इस पे क्या निर्णय लेता है कि इस पर एएसआई सर्वे होगा या नहीं होगा, ये फिर सामने आएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि और जो जानकारी वजू खाने से जुड़ी हुई है वो आज हिंदू पक्ष द्वारा कोर्ट में दी जाएगी। रुख करते हैं अगली जानकारी का। महाकुंभ से पहले अखाड़ों के मतभेद सामने आ रहे हैं। कल अखाड़ा परिषद की बैठक में हंगामा देखने के लिए मिला था। कल अखाड़ा परिषद की बैठक में हंगामा हुआ। साधु संतों के बीच लात घूंसे चलने तक की नौबत आ गई थी। तस्वीरें आप देखिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद महाकुंभ से पहले अखाड़ों के मतभेद सामने आए हैं। आने वाले समय में प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन होना है। तैयारियां व्यापक तौर पर की जा रही हैं, लेकिन उससे पहले यह विवाद सामने आया अखाड़ों के बीच में। हालांकि अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आज बैठक करेगा। जो हंगामा हुआ, साधु संतों के बीच विवाद हुआ, लात घूंसे चले, अब इन सब मामलों को लेकर आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक होनी है। लेकिन आपको बता दें कि महाकुंभ से पहले ये अलग अलग अखाड़ों के बीच में विवाद देखने के लिए मिला है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो गया है। साथ ही महिलाओं ने भी 36 घंटे का निर्जला व्रत खोल दिया। देश भर में छठ महापर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। छठ पूजा का समापन उषा अर्घ्य के साथ होता है। इस दौरान व्रतधारी उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं और इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। तस्वीरें आप देखिए। प्रदेश के विभिन्न शहरों से अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, नोएडा, लखनऊ, तमाम जगहों पर पूरे उत्तर प्रदेश में आज सुबह के वक्त जिस तरह की भीड़ श्रद्धालुओं की नजर आई है वो गजब की थी। चाहे आप गोरखपुर की बात करें, वाराणसी की बात करें, अयोध्या के घाटों की बात करें, या फिर तमाम नदियों के किनारे, या फिर जो कृत्रिम तरीके से बनाए गए कुंड हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ सभी जगहों पर नजर आई है। अयोध्या की भीड़, लखनऊ की भीड़ और गोरखपुर में आप भीड़ देख सकते हैं श्रद्धालुओं की। आज सुबह का ये पूरा नजारा था। हम लोग सालों साल से छठ पूजा के लेके तैयारी करते हैं। बहुत उत्साहित रहते हैं हम लोग कि छठ माँ का व्रत हम लोग करते हैं। एक दिन पहले से, जैसे नहाए खाए, एक दिन पहले नहाते हैं तो खाना बनाते हैं तो खाए, तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर उसके बिहान भले हम लोग छोट छठ माँ का व्रत करते हैं। नहाकर खरना के लिए खीर और पूड़ी बनाया जाता है। 4 दिन से तैयारी करते हैं, 4 दिन पहले से तैयारी करते हैं। उसके बाद डूबते से कल एक दिन पहले हम लोग डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, फिर सुबह आज उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे।
आज बहुत उत्साह है। ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, हमारे बिहार का, हमारे यूपी का, हमारे समाज का। ये हमारा महापर्व है। इसके लिए हम लोग 1 साल इंतजार करते हैं। ये हमारे लिए प्लीज बहुत सौभाग्य की बात है कि हम छठ पर्व करते हैं। ये महापर्व मनाया जाता है और 36 घंटे का व्रत रहता है और मैं भी एक व्रती हूँ। हमको बहुत अच्छा लगता है ये पर्व करके और ये हम लोग का मतलब सौभाग्य की बात है कि मतलब हमारे घर हमारे बिहार का ये अच्छा पर्व है। ये भगवान सूर्य देव अभी उदित हो चुके हैं, लेकिन हमारे जितने व्रतधारी हैं उनको दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए अर्घ का कार्यक्रम अभी तक शुरू नहीं हुआ। लोगों की श्रद्धा देखिए, पिछले 36 घंटे से बिना अन्न जल ग्रहण किए, मतलब जल भी नहीं, उसके बाद भी कितना धैर्य है कि 6:21 पे सूर्य भगवान को उदित होना था, दिखाई देना था, वो अभी भी नहीं दिखाई दे रहे। उसी श्रद्धा से, उसी विश्वास से अभी दिखाई देना शुरू हुए। देखिए आज हम लोग व्रत थे, 3 दिन का चल रहा था और आज जल दिए हैं हम लोग सूर्य भगवान को। आज अंतिम दिन है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ताबड़तोड़ खबरों की। फिरोजाबाद में पत्नी को गैर मर्द के साथ देखकर पति ने खून से रंगे अपने हाथ। बदला लेने के लिए पति ने पड़ोसी का कत्ल किया। बदायूं में रुपए देने के बजाय आंखों में मिर्ची झोंककर भागा शातिर चोर। पूरी घटना कैमरे में कैद, पुलिस कर रही है जांच। बिजनौर में गंगा स्नान के मेले की तैयारियां जोरों पर। एसीपी अभिषेक झा ने किया घाटों का निरीक्षण। फतेहपुर में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, शादी करने से मना करने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। फतेहपुर में हाईवे में पशु व्यापारी से लूट का मामला, 4 लुटेरों को पुलिस फोर्स ने अरेस्ट किया। अमरोहा में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। शादी में डीजे पर डांस करने को लेकर घराती और बारातियों में मारपीट। खेत से निकला हथियारों का खजाना। यूपी के शाहजहांपुर में खेत की जुताई के दौरान निकला खजाना। खेत से निकले सैकड़ों वर्ष पुराने हथियार। कन्नौज में नदी में डूबे किशोर का नहीं मिला कोई सुराग। 22 घंटे तक किशोर को ढूंढते रहे गोताखोर। किशोर को ढूंढने के लिए बुलाई गई एनडीआरएफ की टीम। फतेहपुर पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, अगर देश में वक्फ बोर्ड सही है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। एटा में 2 पक्षों में मारपीट। मामूली कहासुनी के चलते चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल। दोनों पक्षों में मारपीट। महोबा में पुलिस को मिली सफलता। जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर मिली प्रथम रैंकिंग। पुलिस को मिली सफलता। फर्रुखाबाद में टोल प्लाजा को लेकर प्रशासन और भाकियों के बीच तनाव। किसान यूनियन के नेताओं ने की प्रेस वार्ता। एटा में डीएपी खाद के लिए किसानों में मारामारी, लाइन में लगी सैकड़ों महिलाएं। आगरा में नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट से झटका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।